हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। सर्दी का थोड़ा मौसम है, अपना ध्यान रखें। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है और कैसे की जाती है, ये स्टार्टअप गाइडलाइन का चैप्टर 2 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसमें आप लोग जो सीखोगे वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है और सीखना है। तो इसका जो चैप्टर का नाम है वो है व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन, कि मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करें और ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। देखो इसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट किया हुआ है, जो लिखा हुआ है स्टार्टअप सक्सेस हैपन व्हेन यू लुक फ्रॉम द कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, नोट द कंपनी प्रोस्पेक्टिव। दो चीज़ें मैंने इसमें बोली है, दो चीज़ें बोली है। नंबर वन क्या बोला है? नंबर वन बोला है कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप जो काम करोगे, आप जो बिजनेस शुरू करोगे वो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपकी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। रीज़न क्या होता है कि आप बिजनेस कर क्यों रहे हो, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? आप कस्टमर के लिए कर रहे हो ना, आप कस्टमर बनाने के लिए कर रहे हो। तो मेन जो प्रॉब्लम्स होगी, जो सोल्यूशन आप दोगे, जो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, वो भी कस्टमर को करोगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट हो या जो भी आपकी सर्विस हो, वो कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव या कस्टमर के व्यू से ही बनाया जाए, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाई जाए। ठीक है, अगर आपके स्टार्टअप में आप स्टार्टअप में सफल होना चाहते हो तो इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि स्टार्टअप सक्सेस हैपन व्हेन यू लुक फ्रॉम द कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, नोट द कंपनी प्रोस्पेक्टिव। अपनी कंपनी के बेनिफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए कभी भी कोई स्टार्टअप शुरू ना करें। अगर आपको शुरू ही करना है तो आप किसका प्रोस्पेक्टिव देखोगे? कस्टमर का। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। क्या जिस बंदे ने मोबाइल बनाया है, उस बंदे ने अपने पर्सनल के लिए मोबाइल बनाया था? नहीं बनाया ना, वो ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल से। जिस बंदे ने बल्ब बनाया था जो हमारे घर को रोशन करता है, क्या वो उसने अपने पर्सनल घर के लिए बनाया था? जिस बंदे ने एरोप्लेन बनाया है जिसमें हम उड़ के एक देश से दूसरे देश जाते हैं, क्या उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो चीज़ बनाई थी? जिस बंदे ने ट्रेन बनाई है ना, तो क्या इन सभी बंदों ने अपने लिए बनाई थी ये चीज़ें, अपने लिए आविष्कार किए थे? नहीं, इन सभी बंदों ने कस्टमर के बारे में या किसी बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट या ये सारी सर्विसेज या ये सारे इनोवेशन किए थे। ये सारे इनोवेशन कस्टमर की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। कि एक बंदा भाई ट्रैवल बाय ट्रेन या बाय बस से तो करता ही है, रोड सवारी होती थी, पहले बाइक होती थी, मोटर बाइक होती थी, वो तो चलो एक अलग चीज़ है। बट अगर एयर में भी ट्रैवल हो सके तो कितना अच्छा रहेगा। तो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही बताने का है कि आप जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करो, तो वो प्रोडक्ट, वो सर्विस कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से ही जांचनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है, कई बार हमें अपना आइडिया बहुत अच्छा लगता है, अपना आइडिया बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई हमारे सिवा तो कुछ है ही नहीं, या मैंने जो सोच लिया वही परफेक्ट है। लेकिन बाद में जब वो मार्केट में डिलीवर होता है तब जाके उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लगती है कि उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में दम था भी या नहीं। 95% जो बिजनेस फेल होते हैं वो उसका रीज़न ही यही होता है। रीज़न क्या होता है कि भाई वो अपने हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, अपने हिसाब से बनाए जाते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं, ना कि कस्टमर के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये गलती कभी नहीं करनी। जब भी आप कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो आपको कस्टमर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना है, ना कि खुद के प्रॉफिट को या खुद की कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ पे ले जाने के लिए। क्योंकि अगर कस्टमर खुश होगा
अगर आपका कस्टमर खुश होगा आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, तो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर लेके चला जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके लिए आपके प्रोडक्ट में और आपकी सर्विस में दम होना चाहिए। तो ये मेरे चैप्टर का जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ था उसका सार था, मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के मैं 3 स्टेप पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, 3 स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। नंबर 1, क्रिएट ए न्यू मार्केट दैट यू कैन डोमिनेट विद योर इनोवेशन। अगर आप डोमिनेट करने वाले हो अपने नए इनोवेशन के साथ। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन एक नई चीज़ होती है, किसी नई चीज़ की खोज कर ली, या आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या ऐसी सर्विस बना दी जो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, आप ही वो दे रहे हो। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक नया बाजार बनाए जिस पर आप अपने नवाचार से हावी हो सके। नवाचार मतलब उस इनोवेशन से मार्केट पे हावी हो सके जिसको अभी किसी ने बनाया ही नहीं। पहला पॉइंट मैं बहुत ध्यान से मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि क्रिएट ए न्यू मार्केट दैट यू कैन डोमिनेट विद योर इनोवेशन। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। आज मार्केट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, ठीक है। पेट्रोल गाड़ियों का अलग मार्केट है, डीजल गाड़ियों का अलग मार्केट है, सीएनजी गाड़ियों का अलग मार्केट है। समझ गए आप? इनकी अगर सीएनजी गाड़ी वाले को सर्विस करानी हो, कोई कुछ कराना हो, तो वो फिर उसी स्टेशन पे जाएगा जहाँ पे सीएनजी की गाड़ियाँ रिपेयर होती है, या सीएनजी भरवाने जाएगा तो वो उस पे जाएगा जहाँ सीएनजी मिलती हो, क्योंकि वो बिल्कुल अलग सेगमेंटेशन हो गया, वो सीएनजी से रिलेटेड हो गया। डीजल इंजन वाली गाड़ी डीजल इंजन मैकेनिक के पास ही जाएगी, क्यों? क्योंकि वो अलग ही सेगमेंटेशन हो गया, वो अलग ही मार्केट हो गई, वो डीजल की हो गई। पेट्रोल गाड़ियाँ तो मैं पेट्रोल वाले मैकेनिक ही सही करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई वो इंजन ही अलग है, वो पेट्रोल इंजन है, एक डीजल इंजन है। अब एक नई इनोवेशन के बारे में आपको बताता हूँ जो ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, ज़्यादा बिल्कुल अभी नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल चलने शुरू हो गए हैं। समझ गए? चल रहे हैं बिल्कुल। तो वो बिल्कुल नया इनोवेशन है, न्यू इनोवेशन है। अब उसके बेनिफिट्स क्या है? पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं करेगा। पेट्रोल का खर्चा, क्योंकि बिजली से चार्ज, पेट्रोल ऑलरेडी बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन बिजली से चार्ज करके वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इजीली जा सकता है। अगर कोई कंजेस्टेड एरिया में रहता है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, और आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसमें जो पहले पॉइंट में मैंने आपको जो समझाना है वो यही समझाना है कि क्रिएट ए न्यू मार्केट। अब इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक मोटर कार जो भी है ना, वो उनका अलग ही मार्केट होगा, उनके रिपेयर, उनके सर्विस सेंटर, उनकी जो भी चीज़ें होगी वो बिल्कुल अलग ही होगी। पेट्रोल वाला इलेक्ट्रिक बाइक को नॉलेज लेके तो कर सकता है, बट उसके लिए सर्विस सेंटर वो नहीं होंगे पेट्रोल वाले या इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, क्योंकि वहाँ पे बैटरी चेंज होती है, वहाँ पे बहुत सारे हो सकता है कुछ पार्ट्स या वायरिंग बहुत सारी चेंज हो। समझ गए? तो वो बिल्कुल अलग ही मार्केट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो बाइक की बैटरी होती है वो रखने वाले अलग बन जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के लिए तो पेट्रोल पंप है, लेकिन इनमें क्या लगती है? इनमें बैटरी लगती है। अब वो बैटरी का भी तो एक अलग मार्केट बनेगा ना, इनकी सर्विस का भी अलग ही मार्केट बनेगा। तो यहाँ इस पॉइंट में आपको यही समझाया गया है कि एक नया बाजार बनाए। आप क्या करें? एक नया बाजार बनाए जिससे आप अपने नवाचार, यानी कि जो भी आपकी इनोवेशन है उसको खा भी कर सके। जिस बंदे के माइंड में भी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का आया होगा, या जिस बंदे ने भी सोची होगी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की, तो उस बंदे ने आज ऐसी हवा बनाई हुई है, या सारे गवर्नमेंट्स के सर पे जादू चढ़ के बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक देश को अलाउ करनी चाहिए और इनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और सेविंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको भी अपने स्टार्टअप में कुछ ऐसा ही लेके आना है कि आप अपने इनोवेशन से एक नया मार्केट क्रिएट करें, उस नए मार्केट पे राज करें।
समझ गए। आपको देखने के बाद बहुत सारे होंगे जो आ जाएंगे आपके तरह ही, आपको कॉपी करने वाले, थोड़ी मोड़ी चीज़ें चेंज करने वाले, बट मेन जो रोल रहता है वो उसी बंदे का रहता है जो इनोवेशन को लेके आता है। अब मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। अभी क्या है, तुमने देखो फ्लाइंग कार की R&D चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, बहुत जगह कंप्लीट भी हो चुकी, बन भी चुकी है, मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुई है, और अगर वर्ल्ड वाइड कहीं हो गई हो एक दो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट चल रही है उसमें। अब सपोज आपको नई इनोवेशन करनी है और आप ऑटोमोबाइल्स में ही अपना फ्यूचर बनाने वाले हो, तो आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि चलो अभी जिस बंदे ने ये बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कारें जो बनाई है, इलेक्ट्रिक बसें जो बनाई है, क्यों ना मैं ऐसी कार बना दूं या क्यों ना मैं ऐसी मोटरसाइकिल बना दूं जो सोलर सिस्टम से चले, यानी कि सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाए और चले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि क्रिएट ए न्यू मार्केट, क्योंकि जो सोलर से चलने वाली मोटर बाइक होगी या कार होगी उसका भी अलग ही मार्केट होगा। समझ गए आप? अच्छा, कुछ कंपनियां क्या होती है, इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती है। जैसे मान लो टाटा आजकल इलेक्ट्रिक बाइक बना रही है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक बाइक बना रही है, सारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बना रही है, बट जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो उसी बंदे से यूज़ की जाती है जिसका वो इनोवेशन होता है, जिसका वो पेटेंट होता है। आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू मार्केट दैट यू कैन डोमिनेट विद योर इनोवेशन। समझ गए? दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डोंट गेट मिस्ड बाय कस्टमर, ग्राहकों के बहकावे में ना आए। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इसका एग्जांपल एक दे देता हूँ। कभी भी ध्यान रखना, जब कोई आप न्यू काम या न्यू इनोवेशन या नया आइडिया या नई चीज़ें लेके जाते हो, तो शुरुआत में बहुत बंदे ऐसे मिल सकते हैं आपको जो बोल देंगे यार ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ नहीं चलेगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। शुरुआत में ऐसा बहुत हो सकता है आपके साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने कोर्स बनाया है ये इसीलिए बनाया है कि इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि ग्राहकों के बहकावे में ना जाए, क्योंकि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। भाई उनके बहकावे में जाओगे तो आप अपना धंधा चौपट कर लोगे, और आप अपना धंधा चौपट करने के लिए थोड़ा ही बैठे हो, आप अपना धंधा चलाने के लिए बैठे हो ना। तो ये देख ले, आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, अगर उसमें कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन कमी है, तो आप उसको इम्प्रूव करें, बट ग्राहकों के ज़्यादा उसमें ना जाए। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ मैं। तीसरा पॉइंट क्या है, मार्केट सेगमेंट फेलियर पॉइंट। अच्छा, मार्केट में जो जब सेगमेंटेशन होती है तो उसमें जो बंदे फेलियर हो जाते हैं या विफल हो जाते हैं, उनके कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं, मैं थोड़ा सा उसको भी बता देता हूँ। इसके 2 पॉइंट होते हैं मेन। नंबर 1, सेलिंग टू एवरीवन, कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने सोचा कि हर कोई ले लेगा, तो हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना। रोल्स रॉयल्स कंपनी है एक जो कार बनाती है ना, करोड़ों की कार होती है। अब वो कोई ई रिक्शा चलाने वाला तो लेगा नहीं उसको, या कोई छोटा मोटा मजदूर या नौकरी करने वाला तो ले नहीं सकता 2-3 करोड़ की। हर प्रोडक्ट के लिए एक पर्सनैलिटी डिसाइड होती है, और उस पर्सनैलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट का रेट तय होता है, और उस रेट के हिसाब से ही कस्टमर हायर होते हैं, या कस्टमर की टारगेट मार्केट, मतलब टारगेट कस्टमर चूज किया जाता है। तो आपका प्रोडक्ट हर एक के लिए पहले तो बन नहीं सकता, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जो मैंने बना दिया वो सबके लिए, तो सबके लिए वो पॉसिबल हो गई। आपको ये ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट में और अपनी सर्विस में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ कस्टमर या कुछ बंदों के लिए है जो आपके लिए वैल्यूबल है, या जो आपके मार्केट से या आपके जो प्रोडक्ट है उससे मैच करते हो, ठीक है, जिनको उसकी नीड हो। तो ये ध्यान रखना, हर एक प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना होता। तो आपका प्रोडक्ट जिसके लिए परफेक्ट हो आप उसी को ही सेल करना, अदरवाइज आलतू फालतू लोगों को सेल करने की कोशिश मत करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है एरियल कैलकुलेशन। एरियल कैलकुलेशन क्या होती है, ये एक हवाई कैलकुलेशन होती है जिसमें बंदा ख्याली पुलाव पका लेता है अपने दिमाग में कि मैं ये काम ऐसे करूँगा, ये प्रोडक्ट ऐसे बेचूंगा और इतने लोगों को बेच दूंगा तो इतना प्रॉफिट कमा लूँगा। इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक सीट खोल लेता हूँ अपने यहाँ पे, एक्सेल सीट, जिस पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। चलो, मैंने एक कैलकुलेटर खोल लिया। अब सपोज मान लो आपका प्रोडक्ट है
मैं मान लेता हूँ एक बुक आपका प्रोडक्ट है ना, एक किताब आपको सेल करनी है। अब सेल किसको करनी है ये आपको पता है कि भाई मुझे 12th स्टूडेंट को ही वो बुक सेल करनी है, 12th स्टूडेंट को करनी है। सब्जेक्ट आपका मैथ ले लेते हैं कि भाई मैथ का है, तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको कि भाई मैथ का सब्जेक्ट है, 12th क्लास के बच्चों को देनी है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। जब ये क्लियर होती है तो आपके लिए आसान होता है। बट अगर आपके पास कोई किताब है बट आपको ये नहीं पता कि ये देनी किसको है, और आपने कैलकुलेशन कर ली, कैसे कर ली कि भाई मैं 10,000 किताबें बेचूंगा, 10,000 और कितने लोगों को बेचूंगा, मैं कर लेता हूँ इंटू 10,000 इंटू 100 कर लेते हैं, है ना, 100 कर लेते हैं। अब ये अमाउंट जो निकल के आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये अमाउंट निकल के आया 1 लाख रुपए। तो आप कभी एरियल कैलकुलेशन एक्सेल पे बहुत तेज़ी से हो जाती है, कैलकुलेटर पे बहुत तेज़ी से हो जाती है। ये कैलकुलेशन क्या होती है, ये हवाई कैलकुलेशन होती है कि भाई आप 2 मिनट में प्रॉफिट निकाल लेते हो, है ना। अकाउंट्स के बंदे होते हैं या बहुत सारे बंदे होते हैं, वो 2 मिनट में कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। बट ये कैलकुलेशन जब तक आपका सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, इस टारगेट को आप अचीव नहीं कर सकते। आपको इसको अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार करनी होगी। आपका मार्केट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, क्योंकि एवरीवन के लिए तो आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका राइट टारगेट कस्टमर कौन है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये काम करना है। हवाई कैलकुलेशन से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो बन जाती है, बट जब आप मार्केट में जाते हो ना तो वहाँ पे कंडीशन कुछ और होती है। मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको। मैंने एक किताब लिखी, द बिजनेस बुक, ठीक है। अब वो द बिजनेस बुक मैंने लिखी और मैंने एक एरियल कैलकुलेशन की, एरियल कैलकुलेशन में कि मैं 10,000 किताब 1 महीने में निकाल सकता हूँ। अब जब मैं मार्केट में उस किताब को सेल करने गया तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सोचा कि भाई चलो मैं किताब वाले दुकानों पर रखवा देता हूँ, वहाँ से किताब उठ जाती है। मैं किताब वालों के पास गया दुकानों पे, उन्होंने मुझको बताया कि सर यहाँ तो ये सिलेबस है ही नहीं, और दूसरी चीज़ जो सिलेबस होता है वो हर स्कूल का अलग अलग सिलेबस होता है। तीसरी चीज़, आज तक बिजनेस वाला यहाँ पे हमारे पास आया ही नहीं बिजनेस की किताब लेने। वो जो भी किताब उसको पढ़नी होती है या तो रोड के किनारे जो अच्छे जो वो होते हैं ऑथर होते हैं उनकी किताबें परचेज करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके पता करो। अब मैं वहाँ पे गया तो उनका ऑलरेडी सब कुछ सेट होता है, वो वैसे नहीं रखते किसी दूसरे की किताब, उनके पास वो मतलब कुछ उनका अपना सिस्टम होता है, तो वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दी। अब मैं स्कूल में लेके गया तो स्कूलों ने बोला कि जी ये तो बिजनेस एजुकेशन है, ये तो बेसिक ऑफ बिजनेस सिखाती है, तो हम तो 12th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे वो किताब नहीं सेल हुई। तीसरी बारी मैं 1-2 बड़े कॉलेज में भी गया तो उन्होंने भी बोला कि सर हमारे यहाँ पे हमारा ही सिलेबस चलता है, हमारे यहाँ पे हमारा ही सिलेबस चलता है, तो हम आपकी बुक को वैल्यू नहीं देते। आप अपनी वैल्यू अपनी बुक को कहीं पे भी सेल कर सकते हो मार्केट में, वो आपका मार्केट है। बट यहाँ पे हम अपने सिलेबस ऑलरेडी हमारे प्रोफेसर है, उन्हीं से ही अपना सिलेबस डिज़ाइन कराते हैं, उन्हीं से ही बनवाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरा लगभग 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान करा दिया था, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि जो चीज़ मैंने बनाया या जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो रियल में उनके लिए था ही नहीं जिनके लिए मैं सोच के वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था या बनाया था। वो प्रोडक्ट ना तो दुकान वालों ने लिया, ना स्कूल्स ने लिया, ना बच्चों ने लिया, वो किसी ने नहीं लिया। वो ऑलरेडी बुक बाद में समझ में आया, बाद में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई और वो बुक सेल भी हुई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करते हुए आता है। जब आप 1-2 बार फेल हो जाते हैं तो धीरे धीरे जब आप करते रहते हो तब वो आपकी समझ में आता है, अदरवाइज वो आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे की, जो आगे के स्टेप में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आगे के स्टेप में मैं आपको एग्जाम्पल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जो कि भाई किस तरीके से आपको करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहिए हमारे साथ अच्छी एक बिजनेस लर्निंग के लिए जो आपको काफ़ी बेनिफिशरी रहेगी, और आपके बेनिफिट्स के लिए क्लासेस बनाई गई है। इसमें आप चैप्टर 2 देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको मिसिंग मत करना। थैंक यू वेरी मच।